Good morning students. Today we started our new chapter 14 atomic physics। और एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोगों के कुछ टॉपिक्स हटे हैं, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये हमारा हटा है। इसके अलावा डी ब्रॉगली सिद्धांत से द्रव्य तरंग की व्याख्या, ये हमारा हटा है। विभिन्न कणों के तरंग धैर्य, डी ब्रॉगली सूत्र से वो टॉपिक हमारा हटा है। तो इन टॉपिक्स के अलावा जो जो टॉपिक्स हैं वो लोग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये वेल नोन टॉपिक है आप लोगों के लिए, पहले पढ़ा हुआ है। वो टॉपिक है हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकीर्णन का मतलब आप सब समझते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है विक्षेपित होना, अपने पथ से डिस्टर्ब हो जाना, अपने पथ से डेविएट हो जाना, यह प्रकीर्णन कहलाता है। तो जब हम रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की बात करते हैं, तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में यह किया कि उसने अल्फा कणों की बौछार की स्वर्ण पन्नी पर, सोने की पन्नी पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ही काम में क्यों ली? वो दूसरे किसी भी धातु की पन्नी ले सकता था, सोने की पन्नी काम में क्यों ली? तो उसके दो रीजन होते हैं कि एक तो सोने की पन्नी की तन्यता, डक्टाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप उसे खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, टूटेंगे नहीं, इसीलिए सोने के एकदम पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा, सोने का जो नाभिक होता है वो नाभिक अल्फा कणों के नाभिक की तुलना में 50 गुना अधिक भारी होता है। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से सोने की पन्नी काम में ली गई। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया कि अल्फा कणों की बौछार उसने स्वर्ण पन्नी पर की, और स्वर्ण पन्नी पर करने के पश्चात उसने ये पाया कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो स्वर्ण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अल्प कोणों पर विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अधिक कोणों पर विक्षेपित हुए। यानी उसने अपने प्रयोग में यही देखा कि कुछ कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्प कोणों पर विक्षेपित हुए, और कुछ दीर्घ कोणों पर विक्षेपित हुए, मतलब अधिक कोणों पर विक्षेपित हुए। ठीक है। अब अल्फा कण उत्पन्न करने के लिए उसने किसको काम में लिया? यहाँ रेडियो एक्टिव स्रोतों को काम में लिया, और रेडियो एक्टिव स्रोत के रूप में उसने पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि का उपयोग किया, जिनसे अल्फा कण क्या होते हैं? स्वतः ही उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब उसने जो अपनी प्रायोगिक व्यवस्था बनाई, वो प्रायोगिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी। इस प्रायोगिक व्यवस्था के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अल्फा कण का स्रोत है पोलोनियम। ठीक है। प्रायोगिक व्यवस्था में रेडियो एक्टिव स्रोत पोलोनियम से कौन निकले? अल्फा कण उत्सर्जित हुए। यहाँ से कौन उत्सर्जित हुए? आपके अल्फा कण। अब जो अल्फा कण उत्सर्जित होंगे ये तो सभी दिशाओं में जाएंगे, तो इन्हें एक बीम के रूप में, एक किरण के रूप में निकालने के लिए यहां पर उसने लेड की ईंटें लगाई, और लेड की ईंटों के बीच में कुछ गैप रखा। तो जब ये अल्फा कण आगे बढ़ते हैं, तो जब वो इन लेड की ईंटों के गैप में से गुजरेंगे तो वो एक पतली किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ेंगे, और पतली किरण पुंज के रूप में जब ये आगे बढ़ेंगे, संरेखित होंगे, तो फिर इनका आघात उसने 10 की घात -7 मीटर मोटाई की, यानी इतनी पतली 10 की घात -7 मीटर मोटाई की स्वर्ण पन्नी से करवाया। यानी पोलोनियम से जो अल्फा कण उत्सर्जित हुए, उन अल्फा कणों को सबसे पहले तो उसने एक पतली बीम के रूप में रूपांतरित किया लेड ईंटों की सहायता से, और फिर इस बीम का आघात किस पर कराया? 10 की घात -7 मीटर मोटाई की पन्नी पर करवाया। वहां पर करवाने के पश्चात उसने ये देखा कि अल्फा कण विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, उनका प्रकीर्णन विभिन्न कोणों पर हो रहा है, जिसकी गणना करने के लिए उसने एक प्रस्फुर गणित्र काम में लिया। अभी प्रस्फुर गणित्र क्या होता है? प्रस्फुर गणित्र एक संयंत्र होता है, इसमें हमने उसको डिक्टेट नहीं किया है। प्रस्फुर गणित्र एक संयंत्र होता है जो एक स्केल के ऊपर चलता है। ठीक है। जैसे अल्फा कण इधर आया तो उस स्केल को मैं इधर ले गया, अल्फा कण इधर आया तो मैं उस स्केल को इधर ले गया। तो उसकी सहायता से हम ये देखते हैं, जैसे सपोज दैट ये है, यूं समझें आप, तो ये स्केल है, इस पर ये अलग अलग कोण बने हुए हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30। अब कोई अल्फा कण इधर आया तो गणित इधर गया, तो कितने डिग्री पर विक्षेपित हुआ? 10 पे। कोई अल्फा कण यहाँ आया तो 20 पे, कोई अल्फा कण यहाँ आया 30 पे। तो गणित्र को हम इधर उधर ले जाते हैं। तो प्रस्फुर गणित्र की सहायता से उसने क्या किया? इन अल्फा कणों का विभिन्न कोणों पर संसूचन किया। ठीक है। इसने यहां पर मार्ग में क्या लगा रखा था? जिंक सल्फाइड का एक पर्दा। जिंक सल्फाइड की एक खासियत होती है कि जब अल्फा कण जिंक सल्फाइड पर आकर गिरते हैं तो वहां पर एक
चमक उत्पन्न करते हैं, एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, और उस प्रतिदीप्ति को हम किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है कि कितने कणों ने वहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी, और इस तरह से उस प्रतिदीप्ति को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखकर हम अल्फा कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रायोगिक व्यवस्था है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो प्रेक्षण थे, यानी उसने जो अपने प्रैक्टिकल के अंदर प्रेक्षण लिए, उन प्रेक्षणों में उसने क्या क्या किया। प्रेक्षण क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर प्रेक्षण में उसने क्या क्या किया? सबसे पहले उसने ये कहा कि अधिकांश स्वर्ण पन्नी को जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए ही पार कर गए। उसने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को या तो बिना विक्षेपित हुए ही पार कर गए या फिर बहुत ही अल्प कोणों पर विक्षेपित होते हुए पार करके गए। ठीक है, अब बहुत ही अल्प कोणों पर विक्षेपित होते हुए पार करके गए या बिना विक्षेपित होते हुए पार कर गए तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि उस स्वर्ण पन्नी का अधिकांश भाग, यानी उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, और खोखला होने की वजह से जो अल्फा कण होंगे वो अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही सीधे निकल जाते हैं। तो यहां पर उसने पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और ये जो उसका निष्कर्ष था ये थॉमसन मॉडल के विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि थॉमसन मॉडल ने परमाणु को क्या माना था? ठोस। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो रदरफोर्ड ने दे दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का क्या था कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। अब होता क्या है ये समझे हम थोड़ा सा, कि यहां पर जैसे स्वर्ण पन्नी है, इस स्वर्ण पन्नी की अगर हम एको डायग्राम यहां बनाते हैं, जैसे ये आपका परमाणु और ये आपका नाभिक। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहां से अल्फा कण आया, सीधा निकल गया, यहां से अल्फा कण आया, सीधा निकल गया। अब थोड़ा सा इस नाभिक के नजदीक से अगर अल्फा कण गुजरेगा तो कुछ विक्षेपित हो जाएगा, यहां से कोई अल्फा कण गुजरेगा तो विक्षेपित हो जाएगा। अब कोई अल्फा कण अगर सीधा नाभिक के समीप चले गया तो प्रतिकर्षण इतना अधिक होगा, क्योंकि नाभिक भी पॉजिटिव है, अल्फा कण भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण इतना अधिक होगा कि ये कण वापस अपने पथ पर लौट जाएगा। यानी ये कितने डिग्री का कोण बना देगा? यहां पर 180 डिग्री का कोण बना देगा। लेकिन ऐसा हजारों में से एक कण पे होता है। तो हम कहते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने कहा कि बहुत कम अल्फा कण पश्च प्रकीर्णन दिखाते हैं। पश्च प्रकीर्णन मतलब वापस लौट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। पश्च प्रकीर्णन दिखाते हैं अर्थात अपने मार्ग से 90 डिग्री या इससे अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस लौट जाते हैं। इस प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो केंद्रीय भाग होता है और वो पूरा का पूरा धनावेशित होता है। ठीक है, तो यहां से रदरफोर्ड ने यह कहा कि परमाणु के केंद्रीय भाग में ही उसका समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश केंद्रित रहता है। तो यह उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकाला उसने कि नाभिक का आकार, जब नाभिक के आकार की हम बात करते हैं तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या नाभिक की होती है। तो नाभिक का आकार अत्यधिक छोटा होता है, उतने ही कम जितना आकार छोटा होगा। भाई आज मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए नाभिक इतना बड़ा है तो ज़्यादा अल्फा कण इसके पास पहुंचेंगे, और अगर नाभिक इतना सा है तो अल्फा कण कम इसके पास पहुंचेंगे। तो नाभिक का आकार जितना छोटा होगा उतने ही कम अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंचेंगे, अर्थात अधिक कोणों पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या उतनी ही कम होगी, क्योंकि अधिक कोण पर वही अल्फा कण प्रकीर्णित होगा जो एकदम नाभिक के समीप पहुंच जाएगा। जो नाभिक के समीप नहीं पहुंच पाएंगे वो किस कारण से नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि नाभिक का आकार अत्यधिक छोटा है। ठीक है, और आकार की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का आता है। कुछ बुक्स में 10⁻14 मीटर कोटि भी इसकी ले ली जाती है। ठीक है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। चौथे ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने कहा कि धनावेशित अल्फा कण और धनावेशित नाभिक के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, यहां पर अल्फा कण भी धनावेशित है और नाभिक भी क्या है? धनावेशित। तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल कण की नाभिक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी कण की नाभिक से दूरी होगी, तो हमें पता है कूलॉम नियम भी ये कहता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर।
दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल किसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है? नाभिक से अल्फा कण की दूरी के। और प्रतिकर्षण अधिक होने पर जो अल्फा कण का पथ है वो पथ कैसा हो जाता है? अति परवलयाकार। ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति कैसी है? अति परवलयाकार आकृति है। तो उस अल्फा कण का जो पथ है वो अल्फा कण का पथ कैसा हो जाता है? इस जगह पर आकर अति परवलयाकार हो जाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन है जो रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, यहां पर हम आगे देखते हैं, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि आर का मान, आर मतलब दूरी, जैसे जैसे आर का मान तेजी से घटता जाता है वैसे वैसे बल एफ का मान तेजी से बढ़ता जाता है। डेफिनेटली अगर नाभिक और अल्फा कण के बीच की दूरी घटेगी तो उनके बीच में लगने वाले बल का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आर का मान घटता जाता है वैसे वैसे बल एफ का मान बढ़ता जाता है। अतः परमाणु से गुजरते समय जो कण नाभिक से दूर रहते हैं उन पर तो प्रतिकर्षण बल का मान नगण्य होता है या बहुत कम होता है, और जो कण नाभिक के समीप होते हैं उन कण पर प्रतिकर्षण बल अत्यधिक लगता है। तो जो कण नाभिक से दूर हैं जिन पर प्रतिकर्षण कम लग रहा है वो तो बिना विक्षेपित हुए ही सीधे निकल जाते हैं, और जो कण नाभिक के समीप हैं जिन पर प्रतिकर्षण बल अधिक काम कर रहा है वो अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं किसका? प्रकीर्णन कोण और दूरी का, तो हम क्या देखते हैं? देखिएगा, अगर हम दूरी और प्रकीर्णन कोण का ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी घटती जाती है वैसे वैसे प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता जाता है। देखो, जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही है, दूरी किस किस की? अल्फा कण और नाभिक की। तो जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी वैसे वैसे प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ हमें ये इंडिकेट करता है। तो ये आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या थी? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या थी? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने कहा कि विभिन्न धातुओं की पन्नियों से एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या उसने ज्ञात की। उसने क्या किया? अब स्वर्ण पन्नी हटा दी, स्वर्ण पन्नी हटाकर उसने विभिन्न धातुओं की पन्नियां ली और उस पर अल्फा कणों को उत्सर्जित आपतित करवाया, और आपतित कराकर उसने प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या उसने ज्ञात की। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या उसे कैसी पाई गई? भिन्न भिन्न, यानी सबके लिए उसे समान नहीं मिली। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या भी भिन्न भिन्न पाई गई। तो सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया गया है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सोने की पन्नी का चयन करने का कारण यह था कि सोना एक तो अत्यधिक तन्य होता है, इसलिए इसकी अत्यधिक पतली चादर बनाई जा सकती है। 10⁻7 मीटर मोटी पन्नी ली थी हमने। तो एक तो अत्यधिक तन्य होने से पतली चादर बनाई जा सकती है, और एक इसका नाभिक जो होता है वो अल्फा कण के नाभिक से 50 गुना अधिक भारी होता है। इस कारण से ये नाभिक विक्षेपित नहीं होता और प्रकीर्णन के दौरान स्वर्ण पन्नी का नाभिक स्थिर माना जा सकता है। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन थे जो रदरफोर्ड ने अपने प्रैक्टिकल में दिए, और इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने फिर अपनी एक प्रतिरूप दिया, परमाणु प्रतिरूप दिया, परमाणु मॉडल दिया। तो वो क्या था देखते हैं। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रतिरूप में यह कहा कि अल्फा कणों का जो उसने प्रकीर्णन प्रयोग किया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से जो निष्कर्ष उसे प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों से रदरफोर्ड ने परमाणु का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। अब उसने इस परमाणु प्रतिरूप के आधार पर क्या कहा? पहला पॉइंट उसने ये कहा कि जो परमाणु का समस्त धनावेश है, उसका जो समस्त द्रव्यमान है वो परमाणु के केंद्र पर केंद्रित होता है,
और उस परमाणु के केंद्र को उसने नाम दिया नाभिक, जिसकी त्रिज्या उसने कितनी ज्ञात की, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये तो उसका पहला प्रतिरूप का पहला कथन था। सेकंड, उसने ये कहा कि नाभिक के बाहर लगभग 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला और होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं, और इस परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ये उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने अपने प्रयोग में देखा कि अधिकांश अल्फा कण तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, तो इसका मतलब अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकले, इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा होता है, खोखला होता है। और नाभिक के अंदर और परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक का आवेश और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का आवेश समान होने की वजह से उस परमाणु को विद्युत उदासीन माना जा सकता है। तो यह उसके प्रतिरूप का दूसरा कथन था। तीसरा, उसने ये कहा कि अगर मान लीजिए ये नाभिक है और ये परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होता, स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में, तो कूलाम आकर्षण के कारण से ये इलेक्ट्रॉन किस पर आकर गिर जाता, नाभिक पर। कूलाम आकर्षण के कारण से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर गिर जाता, और जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर गिर जाता तो फिर उस कंडीशन के अंदर यहां पर क्या होता, नाभिक का अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने यह माना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। जब उसने देखा नाभिक का, परमाणु का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा, तो उसने अपनी थ्योरी को चेंज किया, और अपनी थ्योरी को चेंज करके उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अब वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता है, अभिकेंद्रीय बल की। तो फिर उसने ये कहा कि इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलाम आकर्षण बल है, ये कूलाम आकर्षण बल कौन सा बल उपलब्ध कराता है, अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु प्रतिरूप में उसने अपनी कुछ ये अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब हर नियम में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो रदरफोर्ड के नियम में भी कुछ ड्रॉबैक्स आए, जिसे हम रदरफोर्ड की असमर्थता के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड में। तो रदरफोर्ड की असमर्थता। रदरफोर्ड की असमर्थता में सबसे पहला था परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब परमाणु के स्थायित्व की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यही कहता है कि जब कोई आवेश त्वरित रूप से गति करता है, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि अगर कोई आवेश त्वरित रूप से गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। तो यहां पर यह कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन ऊर्जा के रूप में करता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी लगातार हो रहा है, तो धीरे धीरे ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस तरह से यहाँ गति कर रहा है, जैसे ये गति कर रहा है इस तरह से, तो अब इसका पथ धीरे धीरे त्रिज्या क्या होती जाएगी, पथ की कम होती जाएगी, यानी सर्पीला आकार गति करता हुआ अंततः किस पर आकर गिर जाएगा, नाभिक पर आकर गिर जाएगा। लगातार त्रिज्या क्या होती जा रही, पहले ये थी, ऊर्जा कम हुई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और अंततः ये किसके ऊपर आकर गिर गया, नाभिक पर आकर गिर गया। तो इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि भाई नाभिक तो बना हुआ है, परमाणु भी बना हुआ है, लेकिन अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर देखें तो फिर इसे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसे रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। दूसरी चीज क्या थी इसमें, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। दूसरी जो इसका ड्रॉबैक था, वो थी आपकी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या।
अब रेखीय स्पेक्ट्रम की जब हम व्याख्या की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, घूर्णी इलेक्ट्रॉन है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है, घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होना चाहिए, सतत प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब वास्तविकता में उस स्पेक्ट्रम को देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोप से तो वो स्पेक्ट्रम कैसा मिला, रेखीय, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन श्रेणियों के रूप में वो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो वो रेखीय क्यों मिला, इसे भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। तो ये दो कमियां थी रदरफोर्ड की जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, तो ये पूरा आपका रदरफोर्ड मॉडल था जो आज हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।